आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी। दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3rd चैप्टर है अपवाह है। तो सबसे पहले हमने अपवाह देख लिया कि अपवाह तंत्र क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, भारत में कैसे कैसे अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय की नदियाँ और एक हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का छोटा सा विभाजन किया था, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जाना कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, और इसके बारे में ये जो चित्र था ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नदी की विभिन्न अवस्थाएं इस चित्र में बताई गई थी। फिर हमने हिमालय की नदियाँ पढ़ना स्टार्ट किया, जिसका मेन है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, गार्ज बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख में जास्कर, नुब्रा, श्योक, उंजा इसके सहायक नदियाँ हैं, और इसके साथ ही यह सिंध के बलूचिस्तान और गिलगित होते हुए भारत से बाहर निकल जाती है। सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब इसमें सहायक नदियाँ हैं, जो इसकी पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके मिलती है, और उसके बाद में यह नदी कहाँ? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि भागों में पानी प्रदान करती है। 2900 किलोमीटर लंबाई है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, और सिंधु जल समझौते में भारत को 20% जल का इसका उपयोग करना था। फिर हमने पढ़ा गंगा नदी। तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में जब मिलती है तो गंगा कहलाती है। गंगा हरिद्वार तक तो पर्वतों में बहती है, फिर मैदानी भाग में आ जाती है। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी इसके सहायक नदियां हैं। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद अर्थात आज के प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी तीनों नदियां नेपाल से निकल कर आती हैं। नेपाल हिमालय से निकल कर आती है ना, तीनों नदियां भारत के बाहर से निकल कर आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये नदियाँ प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ लेके आती हैं। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पानी ज़्यादा होता है। और क्या होता है, इनके पास में मैदान में बहेंगी तो विसर्प ज़्यादा करती है, और विसर्प के कारण अचानक से बाढ़ें आ जाती हैं। और दक्षिणी भारत की तरफ से इनकी सहायक नदियों में चंबल, सोन, केन, बेतवा ये है अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती थी। ठीक है, और फिर गंगा आगे चलकर पहले पूर्व की तरफ बहती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाकर फरक्का के बाद में गंगा की दिशा दक्षिणी हो जाती है। दक्षिण में एक भागीरथी, हुगली नदी, एक इसकी वितरिका निकल जाती है, और जो मुख्य गंगा है वो आगे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और मुख्य गंगा में आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आकर मिल जाती है, जहाँ यह फिर मेघना के नाम से जानी जाती है। और मेघना में जाकर यह मेघना नदी सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरवन नदी डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। सुंदरवन वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के नाम पे उसका नाम पड़ा था, और रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से सुंदरवन फेमस है। गंगा की लंबाई देखें तो 2500 किलोमीटर है, और अंबाला जो कि पंजाब में स्थित है, सिंधु और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, अंबाला के आगे यह गंगा नदी मोस्टली मैदान में ही बहती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये मैंने रिवीजन करवा दिया। आई होप कि आप लोगों ने भी अपना रिवीजन कर लिया होगा, नोट्स भी बना रहे होंगे। साथ साथ नोट्स बनाइए। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेटर तरीका है कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जैसे अब हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो हाथ में कॉपी और पेन रखिए और तुरंत से भारत का नक्शा बना लीजिए। एक एटलस साथ में रखिए। जैसे जैसे हम नदियाँ पढ़ते चलते हैं, जो भी स्थिति, नाम, राज्य का नाम, जगह का नाम, नदी का नाम, पहाड़ का नाम जो भी आता है, आप एटलस में देखिए, और उसके बाद में अपने हाथ से कॉपी में उसे बनाइए, है ना। जितना ज़्यादा आप मानचित्र में अंकित करेंगे चीज़ें, ज्योग्राफी उतनी ही ज़्यादा याद होगी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम साफ नहीं दिख रहा। साफ दिखेगा। 720 की क्वालिटी में मैं वीडियो बनाती हूँ। आप एक क्वालिटी इंप्रूव करने का ऊपर सेटिंग्स में ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जाके अपनी सेटिंग्स सही कर लीजिए, वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। जहाँ से सिंधु नदी निकलती थी दोस्तों मानसरोवर झील से, उसी, और सतलज भी मानसरोवर झील के पास से ही निकल के आती थी, वहीं से, उसी के पास में से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो सिंधु नदी से भी लंबी है, लेकिन ज़्यादातर यह तिब्बत में बह जाती है ना। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी इतनी ज़्यादा नहीं बहती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, और नामच बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू एक्सर जैसा बड़ा मोड़ बनाती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से
प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और तथा दिबांग, लोहित, केनलू और दूसरी सहायक नदियाँ मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तिब्बत में तो क्या कहते हैं, सांगपो, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। याद रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती है। सांगपो तो पूछ भी ली गई है पहले ही। अब देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, ये सिंधु नदी निकल कर जा रही है, देखो ये सतलज नदी निकल कर जा रही है, और इन्हीं के पास में से अपनी ये सांगपो नदी निकल कर आ रही है। ठीक है, सांगपो नदी को तिब्बत, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। इसके बाद इसमें बोला, ग्रेट यू आकार बनाती हुई, महान खड्ड बनाती हुई यह दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। शुरू में ब्रह्मपुत्र नदी को जब भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते, दिहांग बोलते हैं, और महाखड्ड गार्ज बनाती हुई दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। आगे चलकर जब इसमें दिबांग, दिहांग, लोहित, है ना, कई सारी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, देखो लोहित आके मिल रही है, तब इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। और फिर ब्रह्मपुत्र भारत में देखो यूँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद में असम, फिर मेघालय होती हुई या फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है क्या? आप बताओ, किसी को याद है क्या? क्या नाम है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सबसे बड़ा जो द्वीप बनाया गया है? माजुली द्वीप का नाम दोस्तों अगर आपने सुना हो तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। ये कह रहा है कि जब तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आती है तो तिब्बत एक शुष्क क्षेत्र है, इसके पास ना तो इतना पानी होता है और ना ही इतने सिल्ट, मतलब बजरी वगैरह की मात्रा होती है। जब ये भारत में आती है तो बहुत सारी नदियाँ और भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है सब मेघालय में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इन क्षेत्रों से होकर बहती है, इसलिए पानी भी ज़्यादा हो जाता है और सिल्ट भी ज़्यादा हो जाता है। असम में यह गुम्फित नदी के रूप में अनेक छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती है, ऐसे एक नदी के रूप में नहीं आती, छोटी छोटी धाराएं बढ़ जाती हैं, इसलिए इन बहुत सी धाराओं पे यह ब्रह्मपुत्र नदी बहुत से द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। तो हर वर्ष ये नदी, क्योंकि बारिश वाले सीजन में, मतलब बारिश वाले क्षेत्र में बहती है और थोड़ी ज़्यादा बारिश आती है, इसमें क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट के निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो ये इसमें क्या होता है दोस्तों, सिल्ट मतलब यूँ मान लो बजरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और भारत में आके तो और भी ज़्यादा हो जाती है, और जो जो नदी के पैंदे में बजरी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पानी ऊपर ज़्यादा छलकेगा ना, तो इसलिए बार बार इसका पानी छलकता है और बार बार यह अपने मार्ग में और धारा में परिवर्तन करती है। मतलब नदी, मान लो नदी की नॉर्मल धारा ये है, यहाँ से बह रही है, अब इसमें गाद भर गया, सिल्ट भर गया, तो यहाँ से बहने के इसका पानी जो थोड़ा ऊपर आने लगेगा, पहले जो यहाँ से बह रही थी अब यहाँ से बह कर निकलेगी, तो यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं उनको डुबा ले जाएगी ना, इसी तरह से यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं उनको डुबा ले जाएगी। इसलिए यह नदी अपना मार्ग बदलने के कारण बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है। अब हम साउथ इंडिया के नदियों में चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के, मतलब नीचे ना कोई आप अपने कमेंट छोड़ दीजिएगा, जैसे लोग डेली आप 6 बजे कितने लोग क्लासेस ले रहे हैं, इस हिसाब से आप प्रेजेंट ही छोड़ दीजिएगा कि मैडम हम प्रेजेंट है डेली 6 बजे, कौन कौन आ रहा है मेरे साथ में। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम आप भी 6 बजे आओ यार। मैंने 6 बजे का वादा किया था, मतलब आप घड़ी के अलार्म लगा के सो सकते हो, मतलब अलार्म लेट हो सकती है लेकिन वीडियो लेट नहीं होगा, मैंने वादा किया है और खुद से भी वादा किया है कि हाँ 6 बजे मतलब 6 बजे वीडियो आएगा ही, है ना। तो मेरी कोशिश रहती है कि फिक्स 6 बजे आपके पास में वीडियो आ जाए, है ना। तो आप लोग बताइए 6 बजे कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं और वीडियो सही लग रहे हैं ना, इनमें कोई मतलब कि और ज़्यादा सुझाव दीजिएगा अपने कि कुछ इम्प्रूव करना है क्या। अभी अपनी NCERT चल रही, कुछ लोग बोल रहे हैं मैडम सविंद्र सिंह पढ़ा दो, कुछ लोग बोल रहे हैं नेट की पढ़ा दो। भाई ये सविंद्र सिंह, नेट सभी ने इन्हीं में से अपनी किताबें लिखी हैं, आगे हम सविंद्र सिंह पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप।
और आगे हम नेट का कोर्स भी करेंगे, लेकिन हमारी जो असली नींव है वो यहीं से हो रही है शुरू, है ना। तो इनमें से आप यकीन मान के चलिए, नोट्स बना के, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ नोट्स बनाते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे इनमें से, इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत करी है। अब पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो कि पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम की तरफ से बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती। इनमें से दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, तथा प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या बोला इसने, मैं समझाती हूँ आपको। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो जल विभाजक का काम है वो पश्चिमी घाट करता है। ये पश्चिमी घाट है अपना, ये तो पश्चिमी तट है, और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ हैं, खड़ी पहाड़ियाँ, वो पश्चिमी घाट है। ये जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक का काम कैसे करता है? जल विभाजक का काम ऐसे करता है कि पश्चिमी घाट से जो भी नदियों का उद्गम हो रहा है, सारी नदियाँ इधर आकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं और गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, जबकि कुछ नदियाँ जिनका उद्गम इधर हो रहा है वो जाकर अरब सागर में गिरती हैं। ये बहुत ही छोटी नदियाँ हैं। पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली दो ही मुख्य धाराएं हैं, नदियां हैं, एक है नर्मदा और एक ताप्ती, जो कि बड़ी नदियां हैं। देखो, एक तो ये ताप्ती और एक ये नर्मदा, जो पश्चिम में गिरती हैं और बड़ी नदियां हैं। ये जो पूर्व में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये सभी नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं। इनमें से कौन कौन से मेन है? गोदावरी, आपको मैं दिखाती हुई चलती हुई, देखो गोदावरी ये यूँ जाके ये डेल्टा बना रही है, फिर कृष्णा, फिर यूँ जाके डेल्टा बना रही है, और नीचे कावेरी ना यूँ जाके डेल्टा बना रही है, और इनकी बड़ी सहायक नदियाँ जैसे तुंगभद्रा हो गई, पेनगंगा हो गई, ये सभी है ना। और तो ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये तो सारी नदियाँ बना रही है डेल्टा। और नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती हैं और जिनकी दिशा पश्चिम की तरफ जो बह रही हैं, वो ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब डेल्टा और ज्वार नदमुख में क्या अंतर है, क्या आप लोगों को पता है? देखो, डेल्टा तो वो होता है नदी अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, और लास्ट तक जब वह समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसके पास अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है, ढाल कम हो जाता है। वह कई छोटी छोटी शाखाओं में गिर जाती है, बढ़ जाती है समुद्र में गिरने से पहले, और इन शाखाओं पर अपने साथ में लाई गई जैसे बजरी, सिल्ट, रेत, इनका जमाव करने लगती है और त्रिभुजाकार आकृति बना लेती है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है। और ज्वार नदमुख क्या होता है? जब नदी बहुत लंबे मतलब लंबी दूरी तक बह के नहीं आती, थोड़ी पास में से उसका उद्गम होता है, और समुद्र में गिरने से पहले ना वो खड्डे बना देती हैं, यूँ ऐसे मान लो, ऐसे तीखे तीखे खड्डे बना दिए, उन खड्डों को ही हम ज्वार नदमुख बोलते हैं। तो अंतर समझ में आ गया होगा। नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती हैं, और बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। यह पश्चिम में एक भ्रंश घाटी में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उद्गम भी और भ्रंश घाटी में बहना भी, दोनों ही। समुद्र के पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के पास के निकट संगमरमर के शैलों के सहारे ये नदी गॉर्ज में बहती हुई तीव्र ढाल से गिरती है, जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात बनाती है। मतलब संगमरमर की क्षेत्रों से होकर निकलती है और यूं ऊंचाई से, मतलब एक खड्डे से निकलकर यूं ऊंचाई से गिरती है, और जब नदी का पानी झरने के रूप में ऊंचे से गिरने लगता है, उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में प्रपात। तो यह है जबलपुर के निकट कौन सा प्रपात बनाती है? धुआंधार प्रपात बनाती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। हमारे दो नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं इंडिया की, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। याद रखिएगा, भ्रंश घाटी क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी होती है, और अगर उसमें कोई नदी बह रही हो तो उसे ही भ्रंश घाटी बोलते हैं। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी है, उसमें अपनी नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत ही छोटी है और इनमें अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में आकर बहती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात में विस्तृत है, मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी बहती है। तो इसमें तो पर्वत नहीं दिए हैं, इधर विंध्याचल पर्वत है, इधर सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि दवे नर्मदे नाम से एक योजना भी प्रारंभ की गई है।
फिर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। वो निकल रही थी अमरकंटक पहाड़ियों से, और यह सतपुड़ा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकल रही है। यह नदी भी नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है नर्मदा के मुकाबले, ठीक है। और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। वो दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा नीचे और चली जाती है, महाराष्ट्र में बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच में तटीय मैदान बहुत ही अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई भी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ यह नदियाँ बहती है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में जो जगह है वो बहुत कम है, इसलिए छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं। तो दो तो हमने पढ़ ली जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। इसके अलावा इसने नाम दिया है साबरमती, राजस्थान से निकल कर आती है साबरमती, और गुजरात में बहती हुई गिर जाती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिरती है, मतलब अरब सागर में गिर जाती है। इसके अलावा माही, माही आपको पता ही है, हमारे यहाँ बांसवाड़ा में प्रवेश करके और फिर गुजरात में आके गिर जाती है, मतलब गुजरात में नहीं आती है, भारत राजस्थान से ही बाहर निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। भरतपुजा और पेरियार ये दो केरल की नदियां हैं, बहुत छोटी नदियां, नक्शे में तो आपको मिलेंगी भी नहीं। ये दोनों भी कहाँ गिरती हैं? ये दोनों भी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। एक बार एटलस में इन नदियों की स्थिति याद कर लो, देख लो, और कॉपी में नोट भी कर लो। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी ढालों से निकलती है तथा इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। अपवाह तंत्र मतलब बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग तो यह महाराष्ट्र में ही बहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा और वेनगंगा। दोस्तों ये नदियाँ पूछ ली जाती हैं सहायक नदियाँ की, पेनगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, इस तरह से पूछ ली जाती हैं। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ कौन सी? मंजरा, पेनगंगा और वेनगंगा बहुत बड़ी हैं तथा इनके आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। किसको? महानदी को गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। एक बार गोदावरी की स्थिति आप देख लीजिए। ये गोदावरी है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकल कर आती है तथा महाराष्ट्र के बाद में इसमें तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश, द्रोणी मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, मतलब सहायक नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल कर आ सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश, और इनमें बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और 1500 किलोमीटर इसकी लगभग इसने लंबाई बताई है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं क्योंकि इसकी जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि इसमें तो सिर्फ पेनगंगा ही दी है, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा, वर्धा और पूर्णा, है ना। 5 सहायक नदियों के नाम तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। गोदावरी की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा और वेनगंगा, ठीक है। महानदी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है तथा ओडिशा में यह बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है तथा इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नदी द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में। दोस्तों नदी द्रोणी और नदी के बहने में फ़र्क है। कोई आपसे पूछे महानदी कहाँ कहाँ बहती है, तो आप कहोगे छत्तीसगढ़, बंगाल और ओडिशा में बहती है। 3 ही राज्यों में, छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर ओडिशा और फिर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यूँ आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि इस नदी की द्रोणी कहाँ का है, तो द्रोणी का मतलब क्या हो जाएगा? नदी खुद और उस नदी की 1, 2, 3 जो सहायक नदियाँ हैं वो, ये सारा क्षेत्र मिला के द्रोणी कहलाता है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में इसकी अपवाह द्रोणी है, मतलब इन नदियों और इसकी सहायक नदियों का पानी से इन क्षेत्रों पे भी प्रभाव पड़ता है। ये बात ये बताना चाह रहा है, अंतर समझ लीजिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होना। तो ये देख लो, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिमी बंगाल और ओडिशा, मतलब थोड़ी सी ओडिशा की तरफ मुड़ती है, और फिर पश्चिमी बंगाल, ये महानदी है, ठीक है। और 860 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। महानदी के बारे में हमसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे इसके उद्गम वगैरह या फिर कौन से राज्य में बहती है, इतना ही पूछा जा सकता है। छोटी नदी है। कृष्णा नदी पूरी कर दूं क्या? नहीं, एक
वीडियो और बनाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही फिर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं। और बाकी जो है नदियाँ कल हम पूरी कर देंगे, हमारा तीसरा चैप्टर कल पूरा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, चैनल ग्रो करने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी।